नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, जूल साइकिल वाले यूजीसी नेट की जो है प्रिपरेशन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। और इस प्रिपरेशन में आप लोगों के साथ यूजीसी नेट गुरुकुल और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन काफ़ी जो है महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और यहाँ पर अपन ने जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा यदि आप बिगनर्स हैं या फिर आप रिपीटर्स हैं तो हमारा एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा आप लोगों को नेट जून साइकिल वाला जो है वो क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों के कोर्स बाईलिंगुअल अवेलेबल हैं। डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं और फुल लेंथ की मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। एक बार एनरोल करें और जितने भी ऑफर्स हैं आप इनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं एक ग्लोबल जो है मुद्दा उसके ऊपर, जिसको अपन अंग्रेजी में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या हिंदी में इसे हम वैश्विक ताप वृद्धि कह देते हैं। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी इजी है और यदि आप लोगों को इसको समझ लेते हो तो ज़्यादा आपको समस्याएं नहीं आती हैं। इसमें अपने को जो याद करनी होती है वो प्रमुख रूप से जो गैसें हैं वो याद करनी होती हैं। और गैसों से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। और कौन सी गैस का किससे उत्पादन होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस बार जो है दिसंबर साइकिल वाले नेट का पेपर था उसमें ग्रीन हाउस गैसों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इस अगर आप एक डायग्राम को समझते हो तो इस डायग्राम से आप लोग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बात करूं, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। और ये जब हमारी जो है पृथ्वी, इस पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है, इसमें कुछ निष्क्रिय गैसें होती हैं, कुछ क्रियाशील गैसें होती हैं। तो गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। आप लोग पढ़ते भी होंगे, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन फिर ये है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो सब गैसें पृथ्वी के जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी के तापमान को बनाए हुए रखने में भी हेल्प करती हैं। ध्यान रखना, अगर ये गैसें नहीं होंगी तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये पृथ्वी के वातावरण को जो है वो संतुलित करने के काम आती हैं, पृथ्वी के तापक्रम को भी बनाए हुए रखती हैं। वरना जो है पृथ्वी कब का जो है बर्फ जम चुकी होती या आग के गोले के रूप में कन्वर्ट हो चुकी होती। तो ये काफी आप लोगों को समझना है कि अब होता क्या है। आप लोगों ने जैसे ये सन है, सन हमेशा अपनी लाइट है वो पृथ्वी के ऊपर जो है वो डालता है, ये रेगुलर रूप से डालता है। अब होता क्या है, कुछ यहाँ पर जो इनकी जो वेव्स हैं वो कुछ अर्थ द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं और कुछ क्या है वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। तो देखिए, सम ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट ऑफ इज ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस। तो धरातल द्वारा कुछ एनर्जी जो है वो सोख ली जाती है और कुछ एनर्जी को वापस भेज दिया जाता है। तो देखिए, पहला पॉइंट अपन ने जो बात किया कि सन जो है वो अपना रेडिएशन ट्रेवल्स जो है वो टुवार्ड्स टू द अर्थ, पृथ्वी की किरणें धरातल की ओर आती हैं और धरातल से कुछ वापस लौट जाती हैं और कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तीसरे चरण में क्या होता है, द अर्थ आल्सो एलिमेंट्स हीट बैक टू द स्पेस, सम ऑफ द एनर्जी पासेज डायरेक्टली थ्रू द एटमोस्फियर। तो जो धरातल से वापस गैसें भेजी जाती हैं वो कुछ तो जो है वो वातावरण में सोख ली जाती हैं, कुछ वापस लौट जाती हैं। देखिए, कुछ तो ये सोख ली गई और कुछ यहाँ से वापस लौट गई, और कुछ देखिए ये यहाँ से टकरा कर वापस टकरा रही हैं और धरातल पर आ रही हैं। देखिए, ये हीट यहाँ से वापस आई और यहाँ से टकराई और यहाँ से फिर ये वापस धरातल पर लौट गई, फिर वापस टकराई, फिर यहाँ से धरातल पर लौट जाएगी। बट ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप मोस्ट ऑफ इट, कीपिंग द प्लेनेट वार्म। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये पृथ्वी को गर्म रखने में हेल्प करती हैं, यानी कि पृथ्वी के तापक्रम को बढ़ाती हैं। इसको मैं एक अलग उदाहरण से और समझाता हूँ आप लोगों को कि जैसे क्या होता है, जो समुद्री सॉरी बर्फीले इलाके होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, इन ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि कोई भी पौधा कब विकास करेगा, जब उसको उसको सूरज की धूप मिलेगी। और सूरज की धूप उसको डायरेक्ट मिलती नहीं है, या मिलती है तो वो इतनी देर के लिए मिलती है कि वो सूरज की रोशनी में जो है अपना भोजन नहीं बना पाते। तो इसके लिए ये प्रदेशों में क्या किया जाता है, इस प्रदेशों में जो ये पौधे होते हैं, इन पौधों के ऊपर जो है वो एक ग्लास लगा दिया जाता है ताकि सूरज की किरणें आने वाली जो होती हैं वो इसके अंदर तो आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन इसके बाहर जो है वो नहीं निकल पाती, यहाँ से टकराती हैं वापस इधर आ जाएंगी, ये जाएंगी यहाँ से टकराएंगी वापस इधर आ जाएगी, ये इधर जाएगी टकराएगी वापस यहीं रह जाएगी। तो इससे क्या होता है, इसका तापक्रम बना रहता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों में ये उसका उदाहरण सेम यही है।
लेकिन पृथ्वी को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी इन ग्रीन हाउस गैसों पे इफेक्ट के कारण वापस धरातल पर लौटती हैं, और ये धरातल के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। आप लोग देख रहे भी होंगे दिन प्रतिदिन जो है वो धरातल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो अर्थ समिट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ये इसी से संबंधित है कि पृथ्वी के जो तापमान है इसको जो आधार वर्ष माना है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखना है। तो ये क्या होता है ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको समझना है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कह दो या इसको हिंदी में कह देते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि, या इसको मैं दूसरा नाम दूं ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान रखना, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनके कारण पृथ्वी का तापक्रम तेजी से बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापक्रम तेजी से बढ़ता है, और इस तापक्रम के बढ़ने के कारण जो ध्रुवों की गैस है वो पिघलती जा रही है और समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और समुद्र के किनारे जो देश हैं उनके ऊपर डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसे ही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं, इसे ही वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं, और साथियों इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो ये मेरी बात है ये समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से अपन डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर अपन समझे, रिफ्लेक्शन, ये सूरज से आने वाली जो है सनलाइट ऑब्जर्व एट सरफेस, और जो सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो कुछ तो वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में लौट जाती है, लेकिन कुछ क्या होती है वो यहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनसे टकराकर ये क्या कर देती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, ये इसको यहीं रोक लेती हैं, और इससे जो ग्लोबल या पृथ्वी का तापक्रम है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी बढ़ते हुए तापक्रम को अपन क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। इन शॉर्ट मैं कहूं कि जो अपनी अर्थ का टेम्परेचर है, तापक्रम है वो बढ़ रहा है, उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसके जो है अलग अलग जो है वो अपन बात करें कि ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, तो ये अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑयल जो है कार्बन और सॉरी कोयला और तेलों से, मशीन कैटल फर्टिलाइजर है, या नाइट्रस ऑक्साइड गैसोलीन एग्रीकल्चर से है, और सीएफसी है, होलिकैन है, रेफ्रिजरेटर है, और एरिसोल्स हैं। तो ये क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप लोग मान के चलिए एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें इन शॉर्ट इतना ही याद कर लेना, पृथ्वी का जो तापक्रम बढ़ रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वार्मिंग किसके कारण होती है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन डिटेल से देख लेते हैं नोट्स के रूप में, कि अगर हम बात करें हमारे जो वातावरण है, एटमोस्फियर है, इसमें 3 तरीके की गैसें पाई जाती हैं। एक तो नोबल गैसें, समझना इसको क्या होती हैं नोबल गैसें। नोबल गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं और ये किसी भी पदार्थ के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती। उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल्स से भरे होते हैं। इसमें अगर बात करें हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो ये किसी भी जो है वो वायुमंडल में किसी भी गैस से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स गैसेज होते हैं, तत्वीय गैसें, तो ये तत्व 2 परमाणुओं से बनी होती हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं और कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। इसके अलावा तीसरी अगर अपन बात करें, अन्य गैसों में कुछ हल्की गैसें निष्क्रिय नहीं होती, फिर भी क्या होती हैं, स्थिर होती हैं और शुद्ध मानी जाती हैं। ये औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जलवायु परिवर्तन में क्या करती हैं, ये योगदान देती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल सबसे ज्यादा, अगर ग्रीन हाउस गैसों में किसी गैस का जो योगदान है वो कौन सी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और तीसरी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 प्रकार की गैसें होती हैं, केवल ये एक समझने के लिए है। जो नोबल गैसें होती हैं ये निष्क्रिय होती हैं, ये किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती। तत्वीय गैसें हैं जो पृथ्वी पे बहुत सी जो घटनाक्रम है इनके कारण जो है संभव हो पाते हैं। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, चाहे उसमें मनुष्य जीवित रहे, या नाइट्रोजन है या क्लोरीन है। और तीसरी जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है, निष्क्रिय नहीं होती, स्थिर होती हैं और औद्योगिक और जैविक क्रियाओं के कारण ये क्या करती हैं, ज्यादा अगर वातावरण में फैल जाती हैं तो ये क्या करती हैं, एक अलग परत बना लेती हैं। इसको इस तरीके से समझ लेना कि ये निष्क्रिय नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। होता क्या है
कि औद्योगिकरण के कारण या जैविक प्रक्रियाओं के कारण यानी कि मनुष्य के कार्यकलापों के कारण इनकी जो है वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे इनकी मात्रा बढ़ जाएगी ना, ये क्या करेंगी, धरातल के ऊपर एक परत बना देंगी गैसों की। तो सूरज से आने वाली किरणें आएंगी थी, लेकिन वो वापस लौटने की बजाय इनसे टकराकर वापस धरातल पर आ जाएंगी। तो ये यहीं धरातल पर रह जाती हैं और पृथ्वी का तापक्रम क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग एक ही बात है, आप इसको नोट्स के रूप में लिख लेना। वहां डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया था कि पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है, ये आज के समय की सबसे गंभीर समस्या है और इसका सीधा सा संबंध है वो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर से है। और ये सूरज से आने वाली रोशनी को वायुमंडल में कैद कर लेते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। प्रमुख चरण क्या होते हैं, प्रमुख चरण मैंने आपको बता दिया कि सूर्य का प्रकाश जो है वो धरातल पर पहुंचता है, कि सूर्य की ऊर्जा लघु तरंग विकिरण शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। इसमें दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट शामिल होती है। कुछ भाग जो है वो धरातल पर अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो कुछ हिस्सा जो है वो धरातल पर रह जाता है और उसे लंबी तरंगे यानी कि अवरत विकिरण के रूप में क्या कर दिया जाता है, यानी कि जो टकराकर वापस लौटती है उसे अपन इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। लेकिन गैसों की भूमिका ध्यान रखना, वायुमंडल में जो मौजूद ग्रीन हाउस गैसें CO2, CH4 और H2O, ये इस गर्मी को क्या कर लेती हैं या इन विकिरणों को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना बना हुआ है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि यह प्रभाव न हो तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। क्या कह रहा हूं मैं कि पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में गैसों की भूमिका होती है। गैसें क्या करती हैं, जो वायुमंडल है उसमें इन विकिरणों को भी अवशोषित करती हैं और पृथ्वी के तापमान को बेसिक जो है जीवन जीने के लिए बनाए रखती हैं। अगर ये गैसें नहीं हो तो ये तापमान पृथ्वी पर टिकेगा नहीं और ये पूरा जैसे टकराया वैसे का वैसे वापस लौट जाएगा और जो है वो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का तापमान -18 में चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब इन गैसों की मात्रा जिसमें CO2 है, H2O है और CH4 है, तो इनकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, इन सूरज की किरणों को पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लेंगे और पृथ्वी का तापक्रम बढ़ेगा और जिससे ध्रुवों की गैस पिघलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इसी को अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में देखिए सबसे जो प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हालांकि ये ओजोन परत में मुख्य रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं इसका योगदान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में भी है, CFC। अब इनके स्रोत अगर पूछ ले, CO2 के स्रोत जैसे अपने घरों में जो अपन लकड़ी जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, इनका दहन जो होता है। CH4 है धान के खेत हैं, पशुपालन है। नाइट्रस ऑक्साइड है उर्वरक है, कृषि है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो है रेफ्रिजरेटर और AC है। इनका प्रभाव मुकाबले CO2 के मुकाबले देखेंगे तो ये तो एक अपन ने मानक मान लिया। ठीक है, CO2 तो देखो अगर नहीं होगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड में चली जाएगी। तो ये तो धरातल पर होना वैसे भी जरूरी है। लेकिन मीथेन क्या करता है, 25 से 28 गुना क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और ये 265 से 298 गुना है नाइट्रस ऑक्साइड और हजारों गुना नुकसान कौन पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें मीथेन। ये जो अभी अपन ने चर्चा की इसको अपन ने थोड़ा सा डिटेल से किया है यहाँ पर। तो ये क्या है, CO2 की तुलना में लगभग 25 से 28 गुना क्या करती है, अधिक प्रभावी ढंग से गर्मी को रोकती है। और एक तो ये प्राकृतिक गतिविधियों के कारण बढ़ती है, जिसमें पशुओं का जो जुगाली करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पशु जब जुगाली करते हैं तो वो कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो ये मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको लिख लेना कि पशु जब जुगाली करता है तो वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय जो परिवर्तन है, ज्वालामुखी विस्फोट है या भूवैज्ञानिक क्रियाएं हैं, जिसके कारण जो है मीथेन गैस जो है यहाँ पर धरातल में जो है इनके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। मानव की गतिविधियां हैं तो इसमें अगर अपन बात करें तो चावल की खेती होती है तो यहाँ से भी मीथेन गैस है, कोयला की खदानों से निकलने वाली गैस है, कचरे के ढेर से है, जीवाश्म ईंधन से है। और एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर देखना, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदली इलाकों में जो है वो अधिक निकलती है। नेक्स्ट अपन बात करें एक पिघलती आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट, इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझना। हालांकि ये एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस प्रभाव ही है। तो देखो पहले तो अपन बात करें परमाफ्रॉस्ट क्या है और ये कौन से क्षेत्र में,
पिघलती आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट। तो मैंने एक चीज आपको यहाँ पर समझना है इस चीज को। मैंने आपको क्या कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण ध्रुवों की गैस क्या होती, वो ध्रुवों की बर्फ क्या हो जाती है, पिघलने लग जाती है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, और जिसके कारण समुद्र के किनारे स्थित जो देश हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो ये परमाफ्रॉस्ट क्या है कि कम से कम लगातार 2 वर्षों तक जमी हुई अवस्था में रहती है, यानी कि बर्फ रहती है। और लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये, इसमें क्या होती है, जमी हुई जो बर्फ है वो पिघलती है, और इसमें जो दबे हुए प्राचीन जो जैविक पदार्थ हैं वो सड़ने लगते हैं। और इस विघटन से भारी मात्रा में जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर देगी, और अधिक बढ़ा देगी। और इसे ही अपन क्या कहते हैं, फीडबैक लूप कहते हैं। यानी कि गैसों, पृथ्वी के तापक्रम बढ़ने से ध्रुवों की गैस पिघलेगी, वहां पर जो है वो ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, वहां पर जो मिट्टी है वो जिसमें जैविक पदार्थ है वो सड़ने लगेंगे, क्योंकि बर्फ में चीजें क्या करती हैं, लॉन्ग टाइम तक सिक्योर रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे, जिसे फीडबैक लूप कहा जाता है। और एक शब्द अगर पूछ ले, सॉलिफ्लेक्शन, मिट्टी का धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना जो जमी हुई सतह से पिघलने से होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, सॉलिफ्लेक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड है दूसरी गैस की अगर अपन बात करें, तो ये आप लोगों को पता ही है कि जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैस है। और ये अब क्या हो रही है, सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रही है, चाहे वो उद्योगों से हो, चाहे और किसी तरीके से हो। तो नवंबर 2024 तक अगर बात करें, वायुमंडल में CO2 427 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गई थी। तो यह अब तो और भी ज्यादा हो गई है। और औद्योगिक क्रांति 1750 के बाद इसकी मात्रा में जो है 50% की वृद्धि हो गई है। अब सोच लो आप लोग कि डबल हो गई है जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे और क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरी गैस अगर अपन बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो कृषि उर्वरकों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। और फ्लोरिनेटेड गैस है, तो ये जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है, एयर कंडीशन, तो इनसे जो है CFC, हालांकि अब तो CFC पर रोक लगा दी है, तो ये इनके उपयोग में ली जाती थी। ग्लोबल वार्मिंग के नॉर्मल से प्रभाव हैं, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। एक तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, तो ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ जो है ये पिघलने से जो है तटों के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं। जैसे भारत की अगर अपन बात करें, बंगाल की खाड़ी में पहले कितने द्वीप थे, और इन द्वीपों की संख्या क्या हो गई, अब घट गई है। ठीक है, तो इसका ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। और कुछ देश तो क्या हो गए, डूबने की कगार पर आ गए हैं। और मौसम की चरम घटनाएं, सूखा, भयंकर बवंडर, बाढ़ और हीट वेव की क्या होती है, रिपीटेशन और तीव्रता में वृद्धि होती है। जैसे आप लोगों ने राजस्थान में देखा होगा कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर अब बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। नेक्स्ट अपन बात करें, जैव विविधता को भी खतरा है। तो बढ़ते तापमान और बदलते पर्यावरण के कारण जो है कई पौधे, कई पशुओं की प्रजातियां क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। और महासागरों में जो समुद्र का जल क्या हो गया है, अधिक होने से वो और भी अम्लीकृत हो गया है। इसको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकना होगा, ग्रीन हाउस गैसेज को संतुलित करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा अत्यधिक, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो समाधान और उपाय में बात करें, तो इस गंभीर समस्या के निपटने के सामूहिक प्रयास, तो एक तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग। तो जो जैसे कोयला है, तेल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड करते उत्सर्जन करते हैं, तो इनके स्थान पर अगर अपन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग करेंगे, तो ये गैसों का जो आवरण वो है वो चेंज हो जाएगा, और पृथ्वी का तापमान अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधनों में दक्षता, और जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना। और पशु जो जुगाली करते हैं, इसके ऊपर भी क्या किया जाना चाहिए, पशुधन प्रबंधन किया जाना चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है ग्रीन हाउस गैसेज का। वीडियो को कंप्लीट देखना, आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और ऐसे ही टॉपिक के लिए जो है लगातार अपनी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ये हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे।